नमस्कार। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं वो बछरेटू का किला है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बिलासपुर के राजा रतन चंद ने करवाया था। रियासतें अब है नहीं, लेकिन सियासतें बदस्तूर जारी है और वर्तमान में ये किला आधुनिक रियासतें, जिनको हम विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हैं, उनमें से बिलासपुर जिले की झंडूता विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। ये बेसिकली झंडूता विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। खासतौर से पिछले 29 साल से यहाँ पे बीजेपी का ही कब्जा है। 1972 के बाद सिर्फ कांग्रेस यहाँ 2 बार जीती है, लेकिन अब के एक नए दावेदार यहाँ इस किले पर अपना परचम लहराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो दावेदार और क्या है उनके दावे, किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं इस झंडूता के किले को भेदने का, उसके कब्जा करने का, आइए देखते हैं दावेदार की आज की कड़ी। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। कैसे सर हैं आप? ठीक ठाक? फाइन, आप बताएं। तो ये हमारे नए गेस्ट हैं जी आज के दावेदार। नाम विवेक है इनका, विवेक कुमार, और झंडूता से ये इनकी दावेदारी है। पूरा दिन इनके साथ रहेंगे और बताएंगे क्या क्या दावेदारी है। लेकिन फिलहाल विवेक जी जहाँ हम खड़े हैं ये बड़ा ऐतिहासिक किला है। मेरा घर भी आसपास ही है यहीं, तो जब छोटे छोटे तब भी हम आते थे, लेकिन मैं देख रहा कि लगातार इसकी जो परिस्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। जबकि मुझे लगता है कि हमारे जो किले हैं मंदिरों के अलावा हिमाचल प्रदेश के, वो भी पर्यटन का जो है एक बड़ा जो है वो स्रोत है और एक बड़ा हिस्सा जो है हम वहाँ से अर्जित कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो फिर किस तरह से इन चीज़ों को जो है आप संवारेंगे? देखिए संजीव जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने इस पिछड़ा क्षेत्र को चुना और आपने यहाँ पर लोगों की जो भावनाएं हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप है जी, काफ़ी वर्षों से जी जी, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है कोई भी डेवलपमेंट के जो कार्य नहीं हुए जी, उसी का एक ये जीता जागता उदाहरण है हमारा बछरेटू का किला, क्योंकि इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज इसकी जो सूरत है वो आपके सामने बयां हो रही है, जो बदहाली है। आज आपने यहाँ पर आकर हमारी भी आंखें खोली है कि इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर प्रमुखता से है कि जिस तरह से तलाई के अंदर बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट है, शिव बॉडी है, शिव मंदिर है और ये ऐतिहासिक किला है, इसको बचाने के लिए ताकि आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर जो है वो झंडूता का नाम आ गया है, तलाई क्षेत्र का नाम आ गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी फोर्ट हैं उनके अंदर आज टिकट लिया जाता है और उसके रख रखाव के लिए जो है वो सरकार और प्रयास करती है, बिल्कुल प्रयास करती है और वहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिशियन हैं, लोकल जो समाज सेवी हैं, वो आगे अग्रसर रहते हैं। किंतु यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो समाज सेवी है, चाहे वो सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे स्थानीय विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। अगर सरकार में हमें मौका मिलता है, जनता हमें मौका देती है, हम वायदा करते हैं कि जो पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर इसकी बात को प्रमुखता से रखा जाएगा, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा कि सरकार इसके डेवलपमेंट की बात करे या इसे पर्यटन विभाग के अंदर सौंपे या बाबा बालकनाथ ट्रस्ट जो यहाँ पर है बिलासपुर के अंदर, उसके अधीन इसको लाया जाए ताकि एक हेल्दी बजट इसको मिल सके और ये रेनोवेट हो सके और पर्यटन की दृष्टि से जो है वो आगे आ सके। और इसको क्योंकि जब पर्यटन है तो लोगों को निश्चित तौर से रोजगार भी जुड़ेगा। तो किस तरह से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं इसको, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले, लड़कों को? देखिए, आज आप नूरपुर के अंदर जाइए, आज आप ज्वालाजी के अंदर जाइए, वहाँ पर जो बड़े बड़े किले हैं उसके अंदर जो आज के युवा हैं वो विभिन्न लैंग्वेजेस में, चाहे किस भी कंट्री का जो वहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, आपका फ्रेंच है तो हमारे युवा कोई फ्रेंच जानते हैं, वो फ्रेंचमैन को गाइड करते हैं। आज जर्मन है, कोई जर्मन आ रहा है, कोई जर्मन में गाइड करता है, कोई सऊदी से आ रहा है, कोई संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहता है। उस तरह से आज हमारे युवाओं के अंदर बहुत सारे टैलेंट है।
काफ़ी फॉरेन की लैंग्वेज वो जानते हैं। तो यहाँ का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है, मैं कहना चाहूँगा वो अच्छा गाइड बन सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना सकता है। आज कितने ही कोई ज्योग्राफिक चैनल है, वहाँ के लोग यहाँ पर आके इसके ऊपर सर्च करते हैं। तो जब वो यहाँ पे वो अपना जो गाइड अपनी बताएगा, गाइडलाइन देगा उनको, तो वो कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाएगा। होम स्टे भी शुरू हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, होम स्टे हो सकते हैं। होम स्टे तो यहाँ पर चल रहे हैं जी, ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन पब्लिसाइज नहीं है। नहीं। अब जब चैत्र मास का मेला होता है, पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से मैं कहना चाहूँगा कि उसमें इसके अंदर जो है वो दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार जो है वो जो मेले थे जी, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हुए हैं। जी, और जिस तरह से मान लीजिए अगर ये किला डेवलप होता है जी। तो शाहतलाई के अंदर जिस तरह से व्यापार है, रोजगार है, उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा टूरिस्ट के अंदर, टूरिस्ट जो मतलब पूरा नहीं आएगा तो 20% 30% भी आएगा तब भी लोगों का काम होगा। आज आप देखिए, आज भाखड़ा बांध सामने है, गोविंद सागर झील नीचे है, जी, यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो एक पैकेज लेके आएगा। बिल्कुल। नैना देवी जी, नैना देवी जी आप जा सकते हैं, नैना कोई देवी कोई बाइनोक्यूलर लगा लेगा यहाँ, बाइनोकुलर लगा लेगा, आपका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ हो सकती है, आपका जो है वो पानी की गतिविधियों के अंदर अपना टूरिस्ट एंजॉय कर सकता है। जी। उसी तरीके से यहाँ पर आपका ट्रैकिंग जो ट्रैक है, जी, रूट, उसको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ट्रैकिंग के लिए आज पहाड़ों में मनाली की तरफ लोग जाते हैं, खीर गंगा जाते हैं, उसी तरह से हम कहना चाहेंगे इस किले तक पहुंचने के लिए आपको पानी से लेकर ट्रैक करके यहाँ पहुंचना है। ये एक अच्छा माध्यम जो है टूरिज्म के लिए हो मतलब सकता है। ऊना से टूरिस्ट आए तो पहले ट्रैवल करके आए बोट में, फिर यहाँ आए ट्रैक करके आए, फिर आगे बाबा बालकनाथ जाए और फिर आगे आए, यहाँ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले। यहाँ पर कोई फूड पार्क भी बन सकता है, इस तरह से। एक यहाँ शिव मंदिर भी है, उसमें भी चलेंगे जी आपके साथ, और ये चर्चा चलती रहेगी। तो आगे हम अगले सेगमेंट्स में आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे, क्या दावेदारी है विवेक जी की, और इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शिव मंदिर का भी देखते हैं, उसका भी हाल चाल लेते हैं। जी अभी हम बछरेटू मंदिर में हैं। बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ श्रद्धालु भी एक अच्छी खासी संख्या में आते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि मंदिरों का जो पैसा है वो मंदिरों में रह जाता है। तो क्या आपका ऐसा भी कोई विज़न है, आपकी ऐसी योजना कि अगर आपको मौका मिला तो उस पैसे से जो है लोकल लोगों की डेवलपमेंट होगी? देखिए सर, एक तो ये इतना प्राचीन मंदिर है, और ये जब पिछली बार हमारे कुछ प्रयासों के अनुसार जो है इसको ट्रस्ट में लिया गया, तो आज इसकी दशा और दिशा सुधरी है। और आज बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ जो है इसको जोड़ा गया है। जिस तरह से अन्य ट्रस्टों के द्वारा डेवलपमेंट करवाई जाती है गाँवों के अंदर और वहाँ के आसपास क्षेत्रों के अंदर, इसी तरह से जो है पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी जो है कुछ पैसा ट्रस्ट के द्वारा खर्चना चाहिए। और जो बड़े ट्रस्ट है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ट्रस्ट की, और जो बड़े ट्रस्ट है उसका कुछ बजट जो है इस ट्रस्ट में दिया जाए, हाँ, मतलब जैसे ताकि कुछ गाँव को अडॉप्ट किया जाए। बड़े ट्रस्ट में जैसे मान लो सालाना 20 करोड़ है, अगर आप उसका 10% भी रखते हैं तो कई गाँवों का मुझे लगता है कि सुधार हो सकता है। बिल्कुल, चाहे किसी गाँव में बहुत ज़्यादा पानी की पीने की दिक्कत है, आप वहाँ के लिए कोई हैंडपम्प है या कोई प्राकृतिक स्रोत उसको संवार दें, या फिर कोई पाठशाला है, तुलसी द्वारा ट्रस्ट हैंडपंप बिल्कुल 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 बिल्कुल, लाइटें लगवाएं, रास्ते बनवाएं, पक्के रास्ते बनवाएं। और जहाँ जो कई बार बरसात में छोटी छोटी पुलियाँ बनाने की बात है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उस तरह की पुलियाँ बनाने का कार्य करें। अगर ये ट्रस्ट के द्वारा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट की जो है भागीदारी सुनिश्चित अच्छी होगी और लोग जो है उसको अप्रिशिएट करें। तो पहले सेगमेंट में आपने देखा कि क्या विवेक जी का विज़न है, अभी काफ़ी सेगमेंट बाकी हैं। अगले दूसरे जो उनके मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म के जो स्टोन कार्विंग का काम है वो होता है, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे और बाकी जगहों पर भी लेके चलेंगे। आप देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम दावेदार। इस वक्त हम झंडूता के जिस क्षेत्र में खड़े हैं उस क्षेत्र का एक ट्रेडिशनल काम भी है कि लोग अपनी ही ज़मीन में, जो पथरीली ज़मीन है,
उसको संवारने के लिए, उसारने के लिए जो है उसके पत्थरों को जब निकालते हैं तो पत्थर कुछ इस तरह के होते हैं, उनका इमारती प्रयोग हो जाता है। तो विवेक जी, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि ठीक है मेरी ज़मीन है तो मैं उसमें से पत्थर निकाल रहा हूँ, आपकी तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि अगर इसको हम देखते हैं कि कमर्शलाइज किया जाए तो लोगों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सबकी ज़मीन में ये पत्थर ज़्यादा, इस तरह की चट्टानें ज़्यादा हैं। आज पूरे कोटधार क्षेत्र के अंदर जो नकदी फसलें हैं वो नहीं उगाई जाती जी और यहाँ पर पत्थर की संभावना बहुत ज़्यादा है, जी किंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार का इस तरफ भी ध्यान नहीं है। जी जिस तरह से माइनिंग की लीज़ जो है वो क्रशर्स को मिलती है या और अन्य चीज़ों में मिलती है, आपके खैर का कटान होता है, उसी तरह से अगर यहाँ पर अपने घर की जो मलकियत ज़मीन है उसके अंदर जो माइनिंग की उनको आसानी से जो प्रक्रिया है उसके दौरान लीज़ मिल जाए, माइनिंग लीज़ मिल जाए, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो है स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और आज लोगों को ऐसा नहीं है कि आज माइनिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, माइनिंग विभाग चलान भी कर रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं। अगर सरकार रॉयल्टी ले और माइनिंग लीज पर जो है इनको ये खाने दी जाए और कमर्शलाइज किया जाए तो यहाँ पर रोजगार का एक बड़ा साधन जो है युवाओं को उपलब्ध हो जाएगा। और हम सरकार में जब आएंगे या फिर अभी सरकार ने ही, क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने कई प्रयास किए लेकिन वो नहीं जागी। हम सत्ता में आएंगे, हम इसको जो है कमर्शलाइज करेंगे और सरकार को कहेंगे कि जो जिस भी व्यक्ति को जो है वो क्रशर की आप लीज देते हैं, क्रशरों में जो है ये तय किया जाए कि इतने प्रतिशत जो चक्का है वो आपको हर साल बेचना पड़ेगा। अगर आप जो है वो दिन में एक गाड़ी रेते की बेचते हैं, एक गाड़ी बजरी की बेचते हैं, तो 10 चक्के आपको कंपलसरी उस दिन बेचने पड़ेंगे, उसके साथ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है डिमांड पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नई सोच जो है वो पैदा होगी। फिर से स्वागत है आपका। हम लोग इस वक्त झंडूता कंस्टिट्यूंसी के एक मुख्य बाजार बरठी में बैठे हुए हैं। यहाँ की काफ़ी बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत पे फिलहाल हम बैठे हुए हैं। ये डिवाइडर जो है यहाँ की दिक्कत है। और विवेक जी, क्यों ये परेशानी क्यों है? ये हमने देखा पीछे धरना भी हुआ था इसको लेकर, तो असली मामला क्या है और क्यों जो है आप लोगों को आपत्ति है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो शायद कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को डीसी ही मान रहे हैं और जो केवल जिद के लिए, अपनी जिद के लिए, आपने देखा होगा पीछे भी उन्होंने जो झूला पुल जिद की वजह से डाला, किसी काम का नहीं है। एसटीपी जो बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, किसी काम का नहीं है, जिद के कारण वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ अपनी जिद, व्यक्तिगत जिद और केवल मात्र ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए, चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए ये डिवाइडर बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 करोड़ से ऊपर की जो धनराशि है इसके ऊपर व्यय की गई है और जो ठेके जो आवंटित किए गए हैं वो 5-5 लाख के पोर्शन बना के दिए गए हैं। अब कोई भी इतना बड़ा जो टेंडर होता है वो इसलिए होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए हो, लेकिन ये केवल ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए और स्थानीय जनता को और स्थानीय व्यापारियों को परेशान करने के लिए है। बरठी का जो बाज़ार है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बाज़ार है। 25 जो मुख्य पंचायतें आसपास की हैं वो बरठी क्षेत्र के अंदर जो है वो आती थी अपना खरीदारी करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। किंतु आज आप देखिए यहाँ पर आज जो ये डिवाइडरों के कारण जो है सारी दुकानों के अंदर धूल मिट्टी जा रही है और सारे जो है लोग यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। आज यहाँ पर गाड़ी नहीं लगा सकती। अब प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पीली लाइन दिखाई है। अब बताओ इस पीली लाइन के अंदर कौन सी गाड़ी खड़ी की जाएगी? आप देखिए इसकी चौड़ाई कम है, बाइक के अलावा कुछ खड़ा नहीं हो सकता। और इसकी हाइट देखिए आप, ये 2.5 फुट की हाइट है और इसकी चौड़ाई देखिए लगभग 3 फुट की इसकी चौड़ाई है। आप भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे हैं, ऐसे तो कोई नेशनल हाईवे के, ऐसे तो दिल्ली के हाईवे नहीं होते जिनके अंदर इस तरह के जो है डिवाइडर लगाए जाते हैं। और बाजार वालों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि बहुत सारी, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन अभी किया व्यापारियों ने मिलकर। 18 लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये गाड़ियाँ जो निकलती नहीं है उस वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। ये ईंटें जो है निकल रही हैं, कंक्रीट जो है निकल रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि लोगों को भी आर पार एक से दूसरी दुकान में जाने में दिक्कत। यहाँ के जो लोग हैं उनकी गौशालाएं सड़क के पार है और वहाँ के जो लोग हैं उनके घर यहाँ पर है। आज गौशालाएं जो है वो यहाँ पर गऊँ को जो है यहाँ से क्रॉस नहीं किया जा सकता, कोई महिला यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, कोई बच्चे यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते।
ये केवल और केवल अपने अड़ियल जिद के कारण, तानाशाही रवैया अपनाने के कारण जो है ये लोगों को परेशानी यहाँ पर दी गई है। होना क्या चाहिए था, आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह से अगर ट्रैफिक को रेगुलेट करना था, क्योंकि प्रॉब्लम इसके पीछे ये रही होगी कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, तो क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे फिर? हमने कहा है सरकार कांग्रेस की बनेगी और 1 माह के भीतर भीतर जो है इनको हटाया जाएगा, इनको संशोधित किया जाएगा। संशोधित इसलिए किया जाएगा कि मात्र 12 से 13 इंच का जो भी छोटा इसका प्रारूप बनाया जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग जो है आपने भी कई जगह देखी है, डिवाइडर लगते हैं, छोटे डिवाइडरों से भी काम हो सकता है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि हाँ जी इसके ऊपर से गाड़ी नहीं जाएगी। ये एक सिग्नल है, सिग्नल के माध्यम से आपको पता है कि इस तरफ का जो है पोर्शन अलग है, इस तरफ का पोर्शन अलग है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ रोड ही छोटा हो गया। यहाँ पे आप देखिए रोड को जगह ही नहीं है, लोग परेशान है, धूल मिट्टी जो है वो दुकानों के अंदर। कि बस स्टैंड भी मेन रोड पे ये मैं देख रहा हूँ। ये देखिए नालियों की निकासी नहीं है, सारी धूल यहाँ इकट्ठी हो रही है। साइलेंसर से जब ये हवा आएगी तो ये सारी दुकानों के अंदर जाएगी। जी जी जी। एक और भी आंदोलन हुआ था यहाँ, वो आपने किया था पीछे जैसे जी। वो क्या था वो मामला उसका? वो अटल आदर्श विद्यालय के लिए, अटल आदर्श विद्यालय के लिए है। और अटल आदर्श विद्यालय यहाँ पर जब वो आए थे तो 2018 के अंदर उसमें जो है शिलान्यास भी नहीं, मैं कहना चाहूँगा उसके ऊपर शुभारंभ लिखा गया था कि शुभारंभ जो है वो किया गया है अटल आदर्श। हाँ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पट्टिका में नाम मौजूद है, स्थानीय सांसद महोदय का नाम मौजूद है, किंतु आज तक उसकी परिस्थिति पता नहीं थी कि वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। और जब हमने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चिताया और हमने धरना प्रदर्शन दिया, तो जब तक हमने कहा कि जब तक हमें लिखित रूप से उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता, हम जो है धरने से नहीं उठेंगे। 3 दिन तक हमने धरना दिया, एसडीएम महोदय आए, उन्होंने हमें रिटर्न में लेटर दिया, तब हमें मालूम हुआ कि ये तो अस्तित्व में ही नहीं है। अब आप बताइए, अब विधायक महोदय बोल रहे हैं कि उसको जो है वो खोला जाएगा, लेकिन वो तो मैं कहना चाहूँगा वो आपका सपना रहेगा, उसको आप नहीं खोल पाए, उसको हम खोलेंगे, क्योंकि मिड सेशन में क्लासें नहीं लगेंगी। आप सत्ता से जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं और आपका उसमें अब कोई योगदान नहीं, क्योंकि आपको 4-5 साल जनता ने दिए थे, लेकिन आपने गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब अटल आदर्श विद्यालय को अगले सेशन में हम खोलेंगे। चलिए विवेक जी, बट ठीक ही हमने दिक्कत की बात कर ली। अब जो अगले जो सेशन है आपके, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पुल भी है यहाँ का, पुल और सड़कें यहाँ के कंसर्न है हिमाचल प्रदेश के, उस पर भी बात करेंगे। तो आपने देखा विवेक जी, झंडूता के डिवाइडर्स की जो प्रॉब्लम थी जिसको लेकर आंदोलन हुआ, हमने भी पहली बार देखा कि कहीं रोड में डिवाइडर को लेकर जो है कोई आंदोलन हुआ है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है, बड़ा इंटरेस्टिंग पुल है, बरसों से बन रहा है कागजों में, वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा उस पर भी चलेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हम झंडूता विधानसभा के झबोला क्षेत्र में खड़े हैं, जहां एक स्पैन या झूला जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है, और इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है, क्या विरोध है, इसके भी ऊपर बात करेंगे विवेक जी। विवेक जी, क्या इसको लेकर जो है आपका आपत्ति है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जब हमारा जो हिमाचल अस्तित्व में आया, उस समय कुल्लू मनाली की तरफ जो क्रॉसिंग थी वहाँ पर ब्यास नदी के ऊपर, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो झूला पुल जो है बनाए गए थे। ये किन्नौर में सतलुज बिल्कुल किन्नौर में, जहाँ पे भी, सिरमौर में भी कई जगह बने। तो ये प्रथा कब की थी? ये प्रथा थी 1950, 1960, 1970 रख लो आप। आज के समय में जब एडवांस सारा सिस्टम है, इंजीनियरिंग हमारी कहाँ पहुँच गई है। आज मल्टी लेवल जो है वो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, और इंजीनियरिंग के इतने बड़े बड़े जो हम देखते हैं कि कितने आश्चर्यजनक जो है वो इंजीनियर हमारे आज आश्चर्य करते हैं हमें कि किस तरह की बिल्डिंगें बनाते हैं, किस तरह का जो है स्ट्रक्चर पैदा कर देते हैं। आज झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो 70 साल पुरानी प्रथा यहाँ लागू की गई है, और ये सफ़ेद हाथी साबित हुआ है। अगर ये मान लीजिए ऑटोमेटिक आप होता, मोटर से चलता, यहाँ से बटन ऑन करते और चले जाते, तब भी हम मान लेते। आपने स्वयं देखा है इसको जो है वो एक नौजवान जो है वो नहीं खींच सकता, बुजुर्ग और महिलाएं कैसे करेंगी? अगर मान लीजिए बरसात के अंदर कोई इसमें बैठ के चला भी गया और नीचे बाढ़ आई हुई है और बच्चे बीच में फंस गए, वो थक गए, हाँफ गए, क्या करेंगे? कहीं डर से नीचे गिर गए, फिर क्या करेंगे? ये तो झूला, मौत का झूला है ये। इस तरह से जो है वो लोगों को गुमराह किया है। यहाँ होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था, आप अगर मैं कैमरामैन घुमाएंगे तो देखिए कि थोड़ा सा स्पैन है जिस पे जो है वो पानी आता है, और यहाँ पे जो है पिलर आपने बहुत दूर दूर दे दिए हैं। यहाँ पे प्रॉपर फुट ब्रिज बनाते, जितना आपने यहाँ इस स्ट्रक्चर पे लगाया है उसका मात्र डबल हो जाता,
लेकिन सारी उम्र के लिए जो है सॉल्यूशन इन गाँव को मिलता है। घुमारपुर के गाँव हैं, खमेड़ा कला के गाँव के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें जो है इससे परमानेंट जो है निजात मिलती, ताकि बरसात के अंदर जो है पैदल चलकर इसको पार कर सकते। विवेक जी का जो है ये विरोध सिर्फ झूले को लेकर नहीं है, कुछ और काम भी है जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि वो ठीक ढंग से नहीं हुए ज़रूर हैं लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि उसका लाभ जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, ये जो पुल आप देख रहे हैं ये बड़ा ऐतिहासिक पुल है जिसकी हमने चर्चा करी थी। ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ये दो राष्ट्रों को जोड़ता हो, इतना जरूर है कि पुल तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो दो इलाकों को जोड़ते हैं, लेकिन इसकी दूसरी बड़ी खासियत ये है कि लगभग 17 साल से ये पुल बन रहा है। कोई 300 मीटर के आसपास का स्पैन होगा इसका, लेकिन 17 साल में 300 मीटर का अगर पुल नहीं बन पाया है तो निश्चित तौर से एक बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी समस्या है विवेक जी बताएंगे? सर, इसका जो शिलान्यास है वो 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा किया गया था, और ये दो विधानसभाओं को जोड़ता है जी। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा जी। और इस तरफ जो है वो झंडूता विधानसभा क्षेत्र है। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 17 वर्ष हो गए हैं और आज भी जो है इसकी स्थिति जो है वो अभी लग रहा है कि शायद 1 या 2 साल के बाद ही कंप्लीट होगा, किंतु यहाँ के विधायक महोदय कहते हैं कि ये 2-3 महीने में कंप्लीट होएगा, जो उनका अक्सर जिस तरह से गुमराह करने का तो अच्छी बात हो जाए 2-3 महीने में। वो कहते हैं कि अगर अगर ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं लोगों से वोट मांगने में नहीं आऊँगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखों को फारसी क्या। बीच का एक बड़ा जो स्पैन है 100 मीटर के आसपास होगा। जी जी। अप्रोच भी इधर की ख्याल बनी नहीं है, इधर की भी हमने देखा। तो कितना इसके नुकसान और क्यों ये लटका क्यों ये मामला सबसे बड़ी बात? ये एक कोटधार की लाइफलाइन है। जो कोटधार की जो 14 पंचायतें हैं उनकी ये लाइफलाइन है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूरे जिला में केवल मात्र 15 जो पंचायतें हैं वो बैकवर्ड एरिया में संबंध रखती हैं, जिसमें 14 जो है वो हमारी ही विधानसभा में से ताल्लुक़ रखती हैं जी। यहाँ पर ना तो कोई रोज़गार का साधन है, ना यहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बड़े हैं, और ना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो लगभग 70 किलोमीटर के लगभग ये आता है जहाँ पर हम खड़े हैं। अगर बाय रोड जाना हो। जी जी, बाय रोड। ये पुल ना है नहीं है नहीं तब अदरवाइज़ जो है ये पुल अगर बनता है तो हमारे को जो है वो चंडीगढ़ का कम से कम यहाँ से 60-70 किलोमीटर का जो रास्ता हमारे को तय करना पड़ता है वो कम हो जाता है उसकी दूरी। और बिलासपुर यहाँ से मात्र जो है वो लगभग 20 किलोमीटर रह जाएगा। 50 किलोमीटर तो बिलासपुर के लिए कम हो जाएगा। जी 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 जी। और 20 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। तो फिर तो जो मतलब विकास के बीच की दूरी है 70 किलोमीटर वो भी कम हो जाएगी, तो जल्दी होगा। और हमने फिर कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो ये जो क्षेत्र है आपने देखा होगा ये बिल्कुल अछूता क्षेत्र है, और जिस तरह से बद्दी नालागढ़ के अंदर जो है एक इंडस्ट्रियल हब बनाया गया था जो टैक्स में छूट देकर जो है, हम चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है, ये सामने चाहे नैना देवी का क्षेत्र है चाहे हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर इसको भी इंडस्ट्री हब बनाया जा सकता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है। आपको जो है वो टैक्स में छूट दे के सरकार जिस तरह से करती है उस तरह से हमारा एक ये प्रपोज़ल है। दूसरी बात ये है कि जब इस पुल को बनाया गया था और यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी, इसका जो ये राइट साइड का जो पिलर है, जो हमारी तरफ का जो पिलर है, जब इसके ऊपर कंक्रीट बिछाई गई तो इसमें जो है वो क्रैम्प्स आना स्टार्ट हुए। अच्छा जी। तब पता लगा कि वो नीचे हार्ड रॉक नहीं है, उस वजह से जो है इसका काम रोका गया। और फिर जब 2016 में, उस समय मैं APMC का चेयरमैन होता था, तो राजा साहब ने जो है वो स्पेशल बजट दिया 15 लाख रुपए का कि कोई भी कंसल्टेंट एजेंसी लाएं इंटरनेशनल लेवल पे, उससे बात करें कि वो सॉल्यूशन बताए कि क्या हो सकता है। गैमन इंडिया उसमें उसका टेंडर हुआ बाकायदा। फिर गैमन इंडिया ने उस पे अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। गैमन इंडिया ने पूरी ड्राइंग बना के दी और कहा कि इसको जो है वो बनाया जाए। उस समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसको ऊपर बजट दिया। जब कांग्रेस की सरकार रही तब जो है वो इसको बजट मिला, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने केवल मात्र इसके ऊपर राजनीति की। नहीं तो ऐसा क्यों करते हैं वो? अब मुझे इस विषय में पता नहीं है। ये तो उस समय जो विधायक थे या जो उनकी क्या सोच रही होगी, लेकिन इसके नहीं बनने से जो है विकास उस तरफ रुक गया है।
विकास उस तरफ रुका, उस तरफ तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नज़दीक है। नहीं मतलब आपका वाला जो विकास इधर आना था वो वहीं खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं 2005 से वही पीछे जो है 4 लेन भी बन गया पीछे, तो 4 लेन आपका पुल नहीं बन पाया। 1800 मीटर की टनल है, ये सामने आप देख रहे हैं जी। ये थापना की, कीर्तपुर थापना की जो कैंची मोड़ और थापना की टनल है 1800 मीटर की है, वो बनकर तैयार हो गई है। ये मात्र 330 मीटर पुल है और टनल बनाना और ब्रिज बनाना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। टनल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है जबकि ब्रिज में इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ साल में पूरा 4 लेन जो है कंप्लीट हो सामने आपके सामने, तो इसलिए मैंने कहा कि विकास उस तरफ तो है जी जी, इधर नहीं आ पा रहा है क्योंकि 100 मीटर का पुल बीच में फिर सभी राजनेताओं ने इसके ऊपर राजनीति की, किसी ने जो है वो क्विक एक्शन लेने की बात नहीं की। अब आप देखिए कितने कछुआ गति से जो है कार्य चल रहा है। होना ये चाहिए था, यहाँ पर विधायक महोदय आते हैं कई बार, महीने में 2-2 बार भी आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए 10 लोग भी जो है वो इस कार्य में नहीं लगे हुए हैं, जबकि ये ब्रिज का कार्य है, ये कोई छोटी मोटी पुलिया नहीं बन रही है। आज आप देखते हैं कि छोटी सी पुलिया बननी है उसमें भी 15-20 लोग जो है वो लेबर काम करती है। इतने बड़े ब्रिज में जो है कम से कम 50 या 100 लोग होने चाहिए थे ताकि जो है वो एक तरीके से और तेज़ गति से इसका कार्य चलता, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर जो है वो कई हमारे बुजुर्ग जो है वो इसी आस में चल बसे कि क्या पता हम कभी इस पुल से क्रॉस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। आज भी कई ये बोलते हैं कि पता नहीं वो पहाड़ी में बोलते हैं बच्चा पता नहीं लंगड़ा ही नहीं कि नहीं लंगड़ा, ऐसे जो है उनकी वर्डिंग है। तो हम भी जब वो इस तरह से बात करते हैं तो हम भावुक होते हैं। तो देखा आपने, विवेक जी का साफ कहना है कि हम कई बुजुर्ग जो हैं इस आस में चले गए कि ये पुल बनेगा, और कई बुजुर्गों को अभी भी लगता है कि शायद वो इसमें से क्रॉस कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप जैसे कि देख रहे हैं हम बोटिंग कर रहे हैं इस वक्त। बोटिंग आपके लिए एक चार्म हो सकता है, एक एंजॉयमेंट का एक जरिया हो सकता है, लेकिन जहां हम इस वक्त हैं जंडूता विधानसभा क्षेत्र में, वहां ये दर्द है। बोटिंग क्या दर्द है इसके बारे में बात करेंगे विवेक जी से। विवेक जी, क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, क्या दर्द है ये? देखिए, जिस तरह जब यहाँ पर भाखड़ा बांध बना था तो ये सारा बिलासपुर और यहाँ के जो आसपास के जो गाँव थे वो डूब गए थे, और सभी लोग जो है इनके आसपास अपना रैन बसेरा बसाया, और जो बीबीएमबी ने जगह इनको दी, सरकार ने दी, उसके ऊपर उन्होंने अपना जो है घर बसेरा बनाया। ये सामने जिला हेडक्वार्टर है बिलासपुर, यहाँ से कोई साधन बोर्ड के अलावा नहीं है। अगर जाते हैं तो सड़क के माध्यम से 22 किलोमीटर बनता है। चाहे वो बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगा, स्कूल में जाएगा, बीमार है, बुजुर्ग है, डीसी ऑफिस में अपना काम करवाने जाएगा, किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वो अगर रोज़मर्रा से नौकरी के लिए जाएंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का माध्यम बोट है। लेकिन आप देखिए कि इस बोट में भी जो है वो कितना खतरा है। आप आजकल जो है पानी में स्पीड होती है क्योंकि स्टिल वाटर नहीं है, आजकल ये सतलुज नदी है, इसके बाद ये गोविंद सागर लेक बनती है, तो उसका एक मनमोहक दृश्य होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी के अंदर हमेशा खतरा बना रहता है, और छोटे बच्चे हैं उन्हें किस तरह से बोट में बैठना है, आना है, ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज तक यहाँ पर जो है वो कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से नहीं हुई है। क्या होना चाहिए इसमें? यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था बैरी दड़ोला पुल का, लोगों की डिमांड थी कि बैरी दड़ोला पुल बनता तो हमारी जो है ये समस्या का हल हो जाता, लेकिन अभी तक जो है उस समस्या का हल नहीं हुआ है। हालांकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने तत्कालीन जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बैरी दड़ोला पुल का शिलान्यास किया था, उसके लिए जो है बजट प्रावधान की व्यवस्था की थी। लेकिन क्या कारण रहे, उस समय कौन नेता यहाँ पर थे, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पर्यटन की दृष्टि से और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, चाहे यहाँ से वो डायरेक्ट ब्रिज बनाया जाए या कोई रोप वे सिस्टम यहाँ से बनाया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो लोग हैं उस रोप में भी उनके पासिस बने, बच्चों के पासिस बने, ताकि वो ट्रांसपोर्ट जो है जो डेली जो लोग आते हैं, जिस तरह से आप टोल टैक्स में देखते हैं, उसी तरह से जो है एक बड़ा हमारे जहन में एक चीज़ है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है रोप वे या ब्रिज की व्यवस्था की जाए। अभी जो लोग जाते होंगे प्राइवेट बोट्स हैं, जिसको जितने पैसे मांगे उतने देने पड़ते होंगे, या कोई बीच का ऐसा सिस्टम भी होता है कि गवर्नमेंट बोट चलाए कुछ, या बच्चे स्कूल के जिनकी प्रॉब्लम, ये जो बोट है, ये जो बोट फ्री है, जी, ये जो बोट है ये BLP जैसे 94 है इसका नंबर है, तो ये रजिस्ट्रेशन है, ये किराए निर्धारित किए गए हैं जिला मुख्यालय के द्वारा। PWD मेंटेनेंस इसकी देखता है, जो मैकेनिकल विंग है वो उसकी मेंटेनेंस देखता है, इंजन हर साल पास होता है। लेकिन ये जो रूट है, जैसे अभी 11 बजे का रूट होगा, 11:30 वहाँ से आएगा, फिर 12 बजे यहाँ से चलेगा, ये रूट निर्धारित है कि इसको जो रूट दिए गए हैं,
किंतु इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया, गाड़ी यहाँ पर उपलब्ध नहीं, गाड़ी से जो है आपको 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन 10 मिनट में ये बोट पहुँचा सकता है। उस समय में जो है वो मनमाने दाम भी जो है बोट के द्वारा मांगे जाते हैं, ये भी एक समस्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों जो ताली है वो दोनों हाथ से बजती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्पेशल आएगा उसको भी वो नेचुरली वो थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगेगा, कई बार मजबूरी में जो है वो देना पड़ता है। तो ये परमानेंट जो सॉल्यूशन है यहाँ पर नहीं है। बातें होती रही HRTC चलाएगी बोट, तो नहीं। अब देखिए आप, हाई स्पीड बोट्स, अब आपने देखा होगा तत्तापानी के अंदर बड़े कम समय में वहाँ पर जो है वो डैम बना, आज वहाँ पर हाई स्पीड बोट्स हैं, बड़े सेफ्टी के उपकरण हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी वही पुराना सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है, वही सिस्टम जो है हमने अपनाया हुआ है। यहाँ पे कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई लाइफ सेविंग बोट्स यहाँ पर नहीं है, जबकि लाइफ सेविंग बोट होनी चाहिए, ताकि अगर मान लो खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, क्योंकि पूर्व में हादसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं, जिसका जो है आज भी जो प्रशासन के द्वारा और सरकारों के द्वारा जो है उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। सर, इसको फिर बाद में अगर आप आते हैं तो इसको फिर पर्यटन की दृष्टि से कैसे आप जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए अब तो 4 लेन आ गया इधर, और 4 लेन आ गया तो अब चीज़ें शिफ्ट होंगी उतनी जल्दी से, तो टूरिज्म का भी कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। क्योंकि गोबिंद सागर के नाम पे हम सुनते रहे हमेशा ये होगा क्रूज चलेगा, शिप चलेगा छोटा, लेकिन चलता कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी जिस तरह से 4 लेन की मैं बात करना चाहूँगा, अगर हम सत्ता में आते हैं, हम जो छोटे लोग हैं उन लोगों को मौका देंगे कि अपनी बोटें डालें, और सरकार से गुजारिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है वो ऋण जो है वो सब्सिडाइज जो है लोन दिया जाए, और उन लोगों को दिया जाए जो गरीब लोग हों, जिनके पहले बोट चलते हैं, जिनको पता है कि किस तरह से बोट चलाने हैं, और एडवांस बोट चलाया जाए। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब भी रिजर्वायर कोई बनती है उसके नज़दीक से जो सड़क निकलती है वहाँ पे बड़े लाले आकर बैठ जाते हैं और अपना सेटअप वहाँ पर लगा देते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रोज़गार से महरूम रह जाते हैं। उनके नौकर बन के बिल्कुल, उनके जो है उनके ऊपर आप कमाई करेंगे, उनके नौकर बनेंगे, उनकी बोट चलाएंगे। लेकिन हम जो है व्यवस्था इस तरह से करेंगे जो यहाँ का स्थानीय नागरिक है उसको उसमें भागीदारी दी जाए, और बाहर के लोगों को यहाँ पर ना बुलाया जाए। तो विवेक जी ने आपको बताया कि किस तरह यहाँ जो बोटिंग है वो मजबूरी है। हमारे लिए रोमांच हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मजबूरी है, क्योंकि ये जो बीच की दूरी है बिलासपुर और ऋषिकेश के बीच की, उसको अगर आपने बाई रोड जाना हो तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। तो उनका ये दावा है कि जब वो आएंगे तो इस व्यवस्था को भी सही करेंगे। तो अगले सेगमेंट में कुछ और चर्चा करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम दावेदार में, और इस कार्यक्रम के हम आखिरी सेगमेंट में इस वक्त हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार झंडूता विधानसभा कांस्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं। विवेक कुमार जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, तमाम चीज़ें हमने देखी, आपके क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा हुई, संभावनाओं की चर्चा हुई, लेकिन जो बड़ा डिमांड रहता है इलेक्शन का किसी भी इलाके में, और ख़ासतौर से हिमाचल की, वो ये है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी, जैसे हम इस वक्त टॉप पे खड़े हैं, कमांडिंग पोजीशन पे खड़े हैं, बेरोजगारी भी टॉप पे है इस प्रदेश में। तो उसको जो है किस तरह से आप जो है यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके युवा हैं साथी, उनको किस तरह से रोजगार के साधन मिलेंगे? देखिए, आज जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो ये हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, हम इस टाइम सलवाड़ पंचायत ये हमारी पड़ती है, और मलहोट गांव ये है। यहाँ पर ये जो नीचे का इलाका है, खरली गांव यहाँ पर है। यहाँ पर अभी ही सड़क निकली है, अभी भी सड़क जो है यहाँ पे नहीं, कई क्षेत्रों में नहीं है। बिजली पानी से महरूम है, वहीं आज यहाँ पर रोज़गार से भी महरूम है लोग। स्वरोजगार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कैश क्रॉप हम नहीं उगाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। पहाड़ के, खासकर कोटधार के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो अनाज को उगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लोगों को एक अच्छी सही गाइडलाइन ना मिलने के कारण, क्योंकि एक परंपरा चली रही गेहूं की और मक्की की, कि या तो लोग गेहूं उगाएंगे या मक्की उगाएंगे, तो वो दोनों ही कैश क्रॉप्स नहीं है, वो सिर्फ अपने ही गुजारे के लिए, और थोड़ा बहुत जो है वो दाना मंडी में वो चला जाएगा, तो उसका भी वो कोई अच्छा जो है भाव वो उनको नहीं मिल पाता है। आज जो है उनको क्रॉप्स की जो है चेंजेस की करनी पड़ेगी। आज जो कैश क्रॉप्स हैं हमारे, जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी मदद करे, उनको गाइड करे, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी एक उनका मेंटली सेटअप है कि सेब जो है वो शिमला में हो सकता है, तो
वो उनका जो है कैश क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की संभावना यहाँ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर लोग मेहनती हैं और वातावरण है यहाँ पर जो है कोहरा नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर जो है कैश क्रॉप के नाम पे सिट्रिक फूड जो है वो हो सकते हैं। लेकिन आपका फ्रूट के नाम पे भी यहाँ वही होता है कि जी गलगल लगा लो। हाँ, वो धारणा चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे संतरे की जो है संभावना है, माल्टे की संभावना है, पपीता यहाँ पर हो सकता है, और आपका अभी काफ़ी जो लीची है, आम है, लेकिन आम का जो है वो समर्थन मूल्य इतना नहीं मिलता है यहाँ पे। और क्योंकि जब आम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर कलेक्शन सेंटर हमने खोले थे, लेकिन जब मैं APMC का चेयरमैन था हमने कलेक्शन सेंटर खोले, लेकिन वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, क्योंकि लोग जो है वो उन्हें वहाँ पर अपनी नकदी फसल जो है वो नहीं लाते थे, जबकि उसका मेन मकसद था नकदी फसल वहाँ पे लाया जाए, और वो केवल जो है वो समारोह तक ही सीमित रह गए। गांव के कोई समारोह होंगे वो उसके लिए इसको यूज़ करते थे। लेकिन अगर आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना जो है चेंज करें इसको, यहाँ पर जो है मान लीजिए अखरोट हो गया, या फिर अभी पीछे से यहाँ पे कॉफ़ी बीन जो है वो उसके लिए भी काफ़ी सर्वे हुआ। इस तरह की अगर हो सकती है, इस तरह की बड़ी जो चीज़ें हैं अगर वो यहाँ पर लगाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, और जो है इस पूरे कोटधार का जो है वो नक्शा बदलेगा। इंडस्ट्री के लिहाज से भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, हॉर्टिकल्चर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे युवाओं की ये भी दिक्कत है, उनको लगता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, अब हमको खेती बाड़ी नहीं करनी है, तो ताकि वहाँ भी कोई संभावना मिले। इंडस्ट्री देखिए, अगर मैं कैमरामैन को बताऊंगा, ये सामने अगर देखेंगे तो ये 4 लेन दिखाई दे रहा है सामने। 4 लेन से हम सारा ही 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर यहाँ पर जो बबखाल का जो ब्रिज है जिसके बारे में हमने बात की है, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन के बाद मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी। सत्ता में हम होंगे जब उसको शुरू किया जाएगा, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसको इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। सरकार जो है यहाँ पर आर्थिक पैकेज की कोशिश करे, टैक्स फ्री जो है उनको यहाँ पर इंडस्ट्री को बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावना है। और बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारी पहाड़ी ऐसे खाली है जहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आधे घंटे में जो है वो कीरतपुर और पंजाब को टच करेंगे, तो इसीलिए जो है वो बद्दी नालागढ़ में जो है नियर बाई का स्टेशन देखा गया था। यहाँ भी जो है सबसे नज़दीकी जो है पंजाब का जो है वो मैं कहना चाहूँगा ये क्षेत्र होगा, तो सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे सकती है, और हम सरकार का ध्यान इसमें लाएंगे भी। अगर आपको चुन के विधानसभा भेजते हैं लोग यहाँ के, तो आप पहला काम क्या करेंगे? प्राथमिकता हमारी है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब लगाया जाए, और जो है स्वरोजगार जो मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हमने पत्थरों के लिए ऊपर किया, हमने कहा कि अगर पत्थरों को जो है वो रॉयल्टी के साथ सरकार रॉयल्टी ले, और उनको जो है आसान प्रक्रिया से जो है माइनिंग लीज दे, और क्रशरों को जो है वो चक्के दिए जाएं। और दूसरा हमारा एक और क्षेत्र है, बरठी का क्षेत्र है, शातलाई का क्षेत्र है, और झंडूता का क्षेत्र है, वहाँ जो है वो पर्यटन की अपार संभावना है। इस कोटधार के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। बछरेटू का जो एरिया है वहाँ पर पर्यटन की, इंडस्ट्री की और स्वरोजगार की, ये तीनों चीज़ें जो है हमारी प्राथमिकता पर रहेंगी। मतलब संभावनाएं हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि किसी ने जो है वो इसका इनिशिएटिव नहीं लिया। युवा, क्योंकि आज जो है जो विधायक पूर्व में रहे उनको पता है कि उनको पेंशन लगी है, जो आज विधायक आए वो सरकारी नौकरी करके आए, उनको युवा का दर्द नहीं पता है कि युवा की बेरोज़गारी क्या होती है। बेरोज़गारी उन्होंने देखी नहीं है। छोटी उम्र में वो खुद नौकरी लग गए थे, और यहाँ के जो MLA या पूर्व विधायक थे वो छोटी उम्र में विधायक बन गए थे, लेकिन वो भूल गए कि जब वो बेरोज़गार थे युवा तो उनको कितनी परेशानी होती थी। एक युवाओं का दर्द समझना, मैं समझता हूँ युवा समझ सकते हैं, और हमें मालूम है अगर उनके लिए हमें कुछ करना है तो राजनीति के अंदर हमें आना पड़ेगा। कुछ करना है तो हमें राजनीति के अंदर आना पड़ेगा, यही कहना है विवेक कुमार जी का। और वो क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, भविष्य के घर में है। योजनाएं आपने उनकी तमाम सुनी, लोग उनको कितना रिस्पांस देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें देखी झंडूता विधानसभा क्षेत्र की। मैं आपको कुछ अच्छी तस्वीरों के साथ छोड़ जाऊंगा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार फिर से एक नए दावेदार के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मैं आपको गोविंद सागर के नज़ारों के साथ छोड़ जाता हूँ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।